पूरे देश में दलितों पर अत्याचार को लेकर तेज़ी से बहस बढ़ रही है। गुजरात का मामला हो, उसके बाद रोहतक का मामला हो, जहां एक ही लड़की के साथ अपर कास्ट के लोगों ने 3 बार गैंग रेप किया। अब उसके बाद एक नया भी मामला है, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई। हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ ऐसे छात्र हैं और उसमें खासकर लड़कियां हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जो हाल के दिनों में जो एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, उन्हें एक छात्र के रूप में, चूँकि ये सब के सब पीएचडी की छात्रा हैं, हायर एजुकेशन में हैं, तो इन लोग की अपनी क्या राय है और इस पूरे घटनाक्रम को ये लोग किस तरह से देखते हैं। अगर जो इस तरह से एट्रोसिटी के मामले जिस तरह से चल रहे हैं उसकी बात करें, तो आप इसको पूरे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोगों का कहना है कि ये जो जाति की वजह से ये इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से ये एट्रोसिटीज़ एक के बाद एक आ रही है, तो अभी जो है लोग अपने राइट्स को लेकर के जागरूक हो गए हैं, अपनी चीज़ों को जानने लगे हैं, उनको कॉन्शियस रखते हुए उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे आ रहे हैं। तो ये चीज़ें इन लोगों को भा नहीं रही हैं एक तरीके से। और ये चीज़ें पहले लोग बात नहीं करते थे अपनी चीज़ों के लिए, तो अभी झगड़े तो होंगे ही जब अपने राइट्स की बात करेंगे, फ़ाइट्स की बात करेंगे। और एक के बाद एक, जैसे गुजरात आपने बोला, गुजरात में दंगे हो रहे हैं और ये रोहतक का एक गैंग रेप आया, जिससे कि आप आ करके उसको अपने आने वाले टाइम में आकर के आप फाइट ना करें, आगे ना आएँ, उस चीज़ को ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अभी सब लोग कॉन्शियस हैं और अपने राइट्स की आगे बात करेंगे, आएँगे। तो इन लोगों की माने तो जाति भी एक वजह है जिसके वजह से आपको प्रताड़ित किया जाता है। क्या लगता है आपको कि जो रोहतक का जो गैंग रेप है, तो उस लड़की के साथ इसलिए 3 बार गैंग रेप हुआ और इतनी हिम्मत इसलिए वजह से भी मिलती है कि वो दलित थीं? एक्चुअली मैं अगर उस पर्टिकुलर एक रेप केस के बारे में बात करें या फिर पहले पीछे की भी बहुत सारी जो घटनाएं हुई, चाहे वो रोहित वेमुला वाला केस हो या फिर जो गुजरात में जो हुआ या फिर जो मायावती के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई, इन सब चीज़ों के पीछे एक कास्ट तो फैक्ट रखता ही रखता है। क्योंकि मैं अपने गांव की ही अगर बात को उठा लूँ, ठीक है, या फिर देखूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि गरीब भी है, दलित भी है और स्त्री भी है, तो वो तेहरे शोषण का वह शिकार होती है। सबसे पहले तो ये, जब किसी भी सोसाइटी में दो तबके के लोग लड़ते हैं आपस में, तो सबसे ज़्यादा जो माने प्रताड़ित होती है, सबसे ज़्यादा जिसका शोषण होता है वह स्त्री है, ठीक है। और जिसका अभी बता रहे जो दलित छात्रा है, वह उसका सबसे बुरी तरीके से शिकार हुई है। अगर मैं ये देखूं कि अगर वो गरीब नहीं होती, वह दलित नहीं होती, तो शायद जो 3 बार जो उसका जो गैंग रेप हुआ, वो शायद इतना 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 माने घिनौना नहीं होता उसके साथ में। मेरा सवाल ये था कि क्या लगता है आपको कि एक समाज के तौर पे हम फेल हैं और जो कानून है उसको हम पहले जाति फिर वर्ग व्यवस्था को देखते हैं, उसके बाद जब नहीं कुछ बता तो हम कानून की आड़ लेते हैं। मुझे लगता है कि कानून जो है, जो लॉ है, वह सब पहले पूंजीपति लोगों के लिए, पूंजीपति जो है ना अपनी जेब में रखते हैं। सरकार जो है वो उन्हीं को, जो जो जिनके वो चट्टे बट्टे हैं, जो कुर्सी पर उनको बिठाया है, वह उन्हीं के लिए काम करती है। जो जितने भी लॉ हैं, जितने भी कानून हैं, वह दलितों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए है ही नहीं। आप नहीं देख। नहीं, कानून तो है, दिक्कत मुझे ऐसा लगता है, आपको नहीं लगता कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जिनको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, जिनके हाथ में इम्प्लीमेंटेशन का पावर है, वो कहीं ना कहीं जातीय और धार्मिक भावनाओं से लैस हैं और इस वजह से वो जो ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है वो नहीं होती। हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी, इम्प्लीमेंटेशन की ही बात कर रही थी, क्योंकि मैं आगे बोलना चाह रही थी वही बात। मैं इसी की बात कर रही हूँ कि कानून है, वो सिर्फ कागज़ों पर हैं, ठीक है। और वो वही लोग उसका यूज करते हैं, वही लोग उसका यूज करते हैं जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, जो लोग पहले से ही वर्चस्व में रहे हैं, वही लोग उसका यूज कर पा रहे हैं। तो ये इनसे जब आप बात करेंगे तो ये जो एक जातीय विमर्श है, जैसे बहुत से लोगों से आप सुनते हैं कि जाति खत्म हो रही है, आज़ादी के 65-70 साल होने वाले हैं, लेकिन एक जब आप उन लोगों से बात करते हैं जो मेन स्ट्रीम में आने की जद्दोजहद में है या जो हायर एजुकेशन में है, तो लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, जो तरीका है, जो भेदभाव का तरीका है वो शायद थोड़ा महीन हो रहा है। जो अत्याचार के मामले हैं वो तो कम हुए हैं, लेकिन जो जातीय भेदभाव है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब से नई सरकार आई है तब से जाति जो एट्रोसिटी के मामले, जो सीधे जो अत्याचार हैं उसके मामले बढ़े हैं। आपको क्या लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो वर्तमान सरकार है, उसके बाद ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा है जो धार्मिक कट्टरता और जातिवाद के
पक्ष में जो बोलते नहीं थे लेकिन अब वो खुलकर बात करने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल ही ये बात सही है कि अब वो बोलने लगे हैं। और ख़ास करके अगर आप रोहतक की बात कर रहे हैं तो 2013 में उस लड़की के साथ गैंग रेप होता है और 5 वही अपर कास्ट के लोग उसके साथ रेप करते हैं और जब वो ज़मानत से बाहर निकलते हैं 50 लाख दे करके उस केस को सॉल्व करना चाहते हैं और नहीं मानने पे फिर वही 5 लोग उस लड़की के साथ दोबारा रेप करते हैं 13 जुलाई को। तो मुझे ये इस पॉइंट पे मुझे ये लगता है कि ये मानसिक और शारीरिक रेप तो है ही, पर ये रेप उस लड़की के स्वाभिमान, उसके स्ट्रगल और उसके साहस का रेप है। ये अपर कास्ट उसको सेक्सुअलिटी के आधार पे उसके साथ रेप नहीं किया है, वो मसल्स पावर का उस पर यूज किया है कि हाँ हम अपर कास्ट हैं और तुम दलित हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे ऑफर को ठुकरा सकते हो। ये एक मानसिकता है, एक सामंती मानसिकता है, ये मनुवादी है कि हम ये सोच रहे हैं। ये अगर आप रोहतक में हरियाणा की बात करें, मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ सेल्फी विथ डॉटर, ये क्या है? ये कैंपेनिंग का क्या आधार है? जब आपके सरकार आपका वहाँ सरकार है और वहाँ के दलितों के साथ वहाँ की एक लड़की और गरीब और दलित अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है और वो लड़की लगातार 3 साल से अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रही थी और उस स्वाभिमान का रेप एक मैसेज है। ये सामंती वर्ग एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम लड़की हो, तुम गरीब हो और तुम दलित हो, तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। जातीय भेदभाव की बात करें तो ये कैटेगरी बनी हुई है, जो अपर कास्ट हैं वो सबके साथ करते हैं, जो ओबीसी की स्थिति है वो भी ठीक है। सबसे बुरी स्थिति जो दलित आदिवासी हैं उनकी है, क्योंकि उनकी हालत को आप देखें तो जातीय श्रेणी में भी नीचे और आज भी देश में उनके प्रति जो एक सोच है वो बहुत तेज़ी से बदली नहीं है। क्या लगता है आपको कि सिर्फ आप अपर कास्ट को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं या जो ओबीसी हैं उनकी भी लगभग स्थिति वही है कि दलित उनके लिए भी एजेंडे में नहीं है और अत्याचार तो वो करने वालों के में वो लोग भी हैं जो अत्याचार के खुद शिकार हैं? देखिए, जितनी भी ये कैटेगराइजेशन है ना, ये ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर की देन है। ये ऐसा नहीं कि जो ओबीसी हैं, दलित के अंदर भी तमाम डिवीज़न है। सो डिवीज़न है वो हायरार्किकल है, वो हायरार्किकल हर एक कम्युनिटी में है। तो ये कहना कि ओबीसी का जो है भी करता है, ओबीसी के अंदर डिवीज़न नहीं है, तो डिवीज़न हर एक इसमें अपर कास्ट के अंदर है। लेकिन रेप करना और रेप का के पीछे का जो टेंडेंसी है, साइकोलॉजी है कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक किसी अपर कास्ट महिला के साथ जो है वो बार बार वही चीज़ घटना नहीं घटती है। और एक जीसा मेघवाल के साथ हुआ या तमाम इंस्टीट्यूशनल जिनका जो है रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। गैंग रेप में आज तक जो है दलित महिलाएं ही क्यों हैं, इवन कहीं कहीं ओबीसी भी महिलाएं हैं। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी हमें समझना पड़ेगा कि एक सामंती नोशन है। इसके साथ भी मायावती में आता हूँ, इसमें साफ साफ मीडिया की रिपोर्टिंग भी देखिए तो मायावती के कैरेक्टर को किस तरीके से असैसिनेट किया गया, लिखा गया है। एक पेपर ने छापा है, माया का चरित्र वेश्या से बेहतर। क्या इसको दूसरे तरह से नहीं लिखा जाता? क्या ये स्टेटमेंट अगर जो है अगर सुषमा स्वराज के लिए दिया जाता, मेनका गांधी के लिए जाता, किसी और नेता के लिए दिया जाता, तो क्या ये मीडिया रिपोर्टिंग इसी तरह से करती? नहीं, मेरा एक सवाल था कि जो क्राइम का जो हम स्वभाव देखते हैं, क्राइम रेशियो देखते हैं, तो उसमें हम ये ज़रूर देखते हैं कि जो आदिवासी और दलित हैं वो क्राइम से पीड़ित हैं, वो करने वालों की लिस्ट में शायद ही उनका जगह हो, करने के हालात में वो नहीं है, उनके साथ हो रहा है। तो इस लिहाज से आप देखें तो जातिवाद का जन्म जहाँ से हुआ हो, लेकिन जो कास्ट है, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से सफल हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जातिवाद है। देखिए, जातिवाद ही नहीं, एक इस्टेब्लिश सत्ता की वजह। इस देश के अंदर सदियों से एक खास वर्ग रहा है जो समाज, राजनीति और सांस्कृतिक रूप से एक खास वर्ग को दबाए रहा है, उनको कभी उठने नहीं दिया। वो आज जब वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, संविधान है, संवैधानिक वैल्यू के होने के बावजूद भी लोगों के अंदर इतना बड़ा साहस है कि खुल्लम खुल्ला रेप करते हैं और एक बार नहीं 2 बार 3 बार करते हैं और उनको जो है पैसे के आधार पर बार्गेनिंग करते हैं। तो ये सही बात जो कह रहे हैं कि आत्मसम्मान का रेप है, ये उसके साहस का रेप है, जो बार बार इस सोसाइटी में वो दिखाना चाहते हैं तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी उठ लो, कितनी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आ जाओ, लेकिन तुम्हारी औकात वही है जो तुम हो। ये मैसेज देना चाहते हैं। अगर उस लिहाज से हम देखें तो क्या लगता है आपको कि जो हालात जिस तरह से पहले सुधार की बात हो रही थी, रिजर्वेशन से बहुत लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे थे, लेकिन फिर से ये कि इस तरह की जो घटनाएं हो गई है, जो पब्लिक डिस्कोर्स अब शुरू हो गया है, इस पर जातिवाद को लेकर डिस्कोर्स शुरू हुआ है। पहले लोग छुप छुप के बात करते थे, जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो कहते थे कि नहीं हम जातिवादी नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब यूनिवर्सिटीज़ में, जुडिशियरी में, मीडिया हाउसेस में और कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस तरह से बातें हो रही है, चूँकि आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ते लिखते हैं, बहुत सारा डिबेट करते हैं, तो क्या साइकोलॉजी है कि वो फिर से हम उसी तरफ पीछे जा रहे हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि जो अपर कास्ट या सामंती सोच है, जो एक फ्यूडल और ब्राह्मणिकल थिंकिंग है, सब सबसे ज़्यादा जो अभी अब जो ये डिस्कोर्स चला है कि दलित और आदिवासी और ओबीसी सफ़र कर रहे हैं, और अब लोग सोच रहे हैं कि अचानक ये लोग बोल रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी गैंग रेप या किसी तरीके का अगर घटना घटित होती है, तो सबसे ज़्यादा जो सप्रेस सोसाइटी होती है उसी के साथ होती है, सबसे ज़्यादा। और जहाँ अगर इसका एग्जाम्पल आपको अगर लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, चाहे दलित बेमुला का हो, चाहे गुजरात की घटना हो, चाहे मायावती को इस तरीके से, जिस तरीके से उनको वर्स देन प्रोस्टिट्यूट बोला गया, जब जेएनयू जैसे जगहों पे जहाँ डिबेट होती है वहाँ की लड़कियों को वर्स देन प्रोस्टिट्यूट बोला गया, तो ये उनकी ब्राह्मणिकल थिंकिंग है, ये संघ परिवार का पूरा ब्राह्मणिकल थॉट है। उनको ये लगता है कि अरे अपर कास्ट को कोई दलित, आदिवासी और ओबीसी कैसे चैलेंज कर सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये साइकोलॉजिकल माइंडसेट है उनका, जो बहुत ही फ्यूडल और सामंती है। और जहाँ तक रहा कि लोग कह रहे हैं अचानक से लोग रिजर्वेशन की बात करने लगे, तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर सप्रेस सोसाइटी या फिर जो पिछड़ा समाज है उसका जनरेशन अब पढ़ने लगा है, उनको पढ़ने का मौका मिला है, उनका फर्स्ट सेकेंड जनरेशन अब फील्ड में आया है, एकेडमिक में आया, पढ़ना चाहता है, पढ़ रहा है, उसको आप मौका नहीं दे रहे हैं। और जब वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो आप कह रहे हैं कि अरे आप तो बोलने लगा है, ये कैसे हो सकता है? तो कि क्या सचमुच ऐसा है कि जो वो समाज जो हमेशा से हाशिए पर था, उनके बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, हायर एजुकेशन में पहुंच रहे हैं, वो अपनी भागीदारी ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, इस वजह से भी ये बहुत तेज़ी से जो खलबलाहट जिसको हम कहते हैं, जो एक वो लोग जो सत्ता में हैं, जिनके हाथ में सारे तरह के पावर थे, क्या उनके जो भागीदारी बढ़ रही है, उनके जो पावर बंट रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है और इस तरह से ज़्यादा बेचैनी है? हाँ, मैं यही मानती हूँ कि इन लोगों को इसीलिए ज़्यादा चुभ रही हैं चीज़ें, क्योंकि आज लोग आने लगे हैं, अपने राइट्स को लेने लगे हैं। जैसे रोहित वेमुला को ही ले लीजिए, वो एक हायर एजुकेशन में अपना योगदान दे रहे थे और आने वाले टाइम में वो बहुत कुछ कर सकते थे। इसीलिए लोगों को ऐसे अलग अलग पॉलिटिक्स खेल करके और किस तरीके से उनको ऐसे किया, सारा देश जानता है, पूरा इंडिया जानने लगा है कि मतलब क्या हुआ उनके साथ में। और बाकी राइट्स भी, जैसे गैंग रेप की बात करेंगे, तो अगर किसी लड़की को आप ऑफ़र करते हैं, नहीं मान रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती करेंगे और उसके साथ आ गए, क्योंकि उनको ये भी चुभता है कि अगर मैंने ऑफ़र नहीं, मैं किया। लड़कियों के साथ तो हर जगह न्याय होता है, वो अपर कास्ट की महिलाएं, लेकिन जो दलित महिलाएं होती हैं, जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, चाहे जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनको लोग एक जागीर की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं, तुमको तो मेरी बात माननी ही माननी पड़ेगी। ही पड़ेगी। ये मैं भी इसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो इसलिए, क्योंकि जो हायरार्की बना हुआ है वो उसको नहीं तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो टूटेगा तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। वो अपने पास में नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि नीचे से कोई कैसे आ सकता है आपके साथ में आकर के बैठे, इसलिए ये भी एक बना हुआ है। और लोग कॉन्शियस होने लगे हैं, सीधे सीधे बात रखने लगे हैं। पहले थोड़ा डर था लोगों के बीच में, सीधे नहीं आते थे। अभी क्या है, आपके सामने बोलेंगे तो उनको प्रॉब्लम्स तो हो गई। आप खुद पीएचडी स्कॉलर हैं, तो आप जैसे पहले एक धारणा थी कि जब आज देश आज़ाद हो रहा था, जब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लगातार बहस करे, तो उस समय कहा जाता था कि नहीं, जो अपर कास्ट समाज है वो पढ़ लिख रहा है, दुनिया से जुड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनमें मानवता आएगी, वो बराबरी के पक्षधर होंगे। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो पहले जिस तरह के अत्याचार होते थे उसका तरीका बदल गया। अब हायर एजुकेशन में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, वो इस तरह का व्यवहार करते, तो इसको क्या समझा जाए कि हम एक समाज के तौर पे फेल हैं? मुझे ऐसा लगता है कि फेल फेल भी कह ही सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ना, जैसे जैसे सोसाइटी हमारा आगे बढ़ रहा है, तो शोषण करने के नए नए हथकंडे भी लोग इजाद कर ले रहे हैं। नहीं, तो वो क्या एक साइकोलॉजी होती होगी? आखिर एक आदमी जब पढ़ लिख लेता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो बेहतर इंसान बनेगा, वो ह्यूमन राइट्स के लिए बात करेगा। लेकिन अपने देश में ऐसी क्या, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखिए, पूरी दुनिया में लोग जब पढ़ते लिखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बने, कॉलेज बने, क्या उन्होंने मानवता के लिए काम किया, वुमेंस रिफॉर्म के लिए काम किया, अपने देश में उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग हायर एजुकेशन में, तो आप लोग को क्या लगता है कि पढ़ने लिखने के बाद जो भारतीय हैं, हम जो भारतीय हैं, वो और ज़्यादा जातिवादी और ज़्यादा कास्टिस्ट हो जाते हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम ये देखेंगे ना कि जब जब किसी जाति को या किसी कम्युनिटी को सदियों से उसका शोषण किया गया हो, तो वो जब आगे बढ़ता है, जब वो चाहे हायर एजुकेशन को ही ले लो, हायर एजुकेशन में जब वो लोग आते हैं, तो
जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के अंदर वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनके अंदर इनसिक्योरिटी तब भी बनी ही रहती है, ठीक है। तो और लेकिन अभी ये भी देखिए कि जब वो लोग आ तो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जिन लोगों का सदियों से संसाधनों पर कब्जा रहा है, वर्चस्व रहा है, पावर रहा है, ठीक है, वो लोग उनको अभी भी उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, उसको वो लोग उसको इग्नोर मारना चाहते हैं कि नहीं ऐसा, क्योंकि उनको लगता है कि एक दलित, एक आदिवासी, एक जंगल में रहने वाला आदमी या फिर जो मैला ढोने वाला आदमी कैसे हमारे बराबर आकर के पढ़ सकता है, कैसे हमारे बीच आकर के हमारे साथ डिस्कशन कर सकता है, हमारे साथ आकर के बैठ सकता है, हमारे जो राइट्स हैं जो हमने आज तक जिनका उपभोग किया वो कैसे ले सकता है। तो क्या लगता है आपको कि जो जो एक मेरा सवाल है, पूरी दुनिया में जब पढ़ाई लिखाई हुई, जब मॉडर्नाइजेशन की बात हुई, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की बात करें, तो पूरी दुनिया के लोगों ने ह्यूमनिटी के लिए काम किया, ज़्यादातर लोग काम करें एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे। लेकिन अपने देश में जब हम देखते हैं तो जितनी तेज़ी से समय बदल रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन वो जो जातीय विभेद है वो बढ़ता ही जा रहा है। पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा महीन तरीके से कास्टिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम अभी का जो पूरा पॉलिटिकल और जो सोशल डिस्कोर्स है वो एक कास्ट बेस पे है, लेकिन ये भी बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कास्ट पे, हायरार्की पे बेस्ड है। और हम ये भी नहीं कहते कि जितने भी अपर कास्ट हैं या जितने भी लोग हैं वो जातिवादी कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप है जिन्हें कचोट रहा है उनके पिछड़े जाति का पढ़ना, दलित और शोषित जाति का मेरा पढ़ना। सवाल इसी से था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भारत में जो सोशल कंट्रीब्यूशन है उसमें सभी जाति के लोगों ने रिफॉर्म के लिए काम किए हैं। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जानने की कि जो हाल के दिनों में जब हम देखते हैं, जब पहले था कि लोग रेसिस्ट नहीं कर रहे थे, बातें खबरें सामने नहीं आ रही थी, जब से खबरें सामने आ रही है, जब से डिस्कोर्स हो रहा है, तो पता चल रहा है कि वो लोग जो कल तक कहते थे कि मैं बिल्कुल जातिवाद के खिलाफ हूँ, जो मेन स्ट्रीम में हैं, जो सालों से पढ़े लिखे हैं, मेन सिस्टम में हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि भाई आप जेएनयू जैसे संस्थान में जातिवाद हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में जाति हो रहा है, कोर्ट में जब दूसरे जात के वकील जा रहे हैं तो वो कह रहे कि भाई वहाँ जातिवाद है। तो इससे क्यों न समझा जाए कि जो मेन स्ट्रीम में लोग हैं, जो कल तक कह रहे थे छुपे तरीके से, खुले तरीके से कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन जब वहाँ दूसरी जाति का आदमी पहुँच रहा है तो कह रहा है कि नहीं ये तो बहुत महीन तरीके से जातिवादी करे। तो फिर मैं कैसे मानूँ कि जो जातिवादी का जिन पर आरोप लगता था वो अब जातिवादी नहीं है, वो बदल रहे हैं। नहीं, देखिए, जब जातिवादी जो थे वो अभी भी हैं और वो चेंज नहीं होना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और आज इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, आपको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है कि कौन जातिवादी है कौन जातिवादी नहीं, क्योंकि लोग रोड पे उतर गए हैं, सड़कों पे उतरे हैं अपने अधिकार के लिए। अब फैसला करना है कि आप उनको अपने साथ बैठाते हैं या फिर आप वहाँ पे उनके साथ गेम करते हैं। तो जब ये चीज़ें सामने आएंगी फेस टू फेस, कि आपको तय करना होता है कि आज तक तो हम जातिवादी नहीं थे क्योंकि सारी चीज़ें ढकी हुई थी, शोषित वर्ग शोषण के शिकार होते जा रहे थे, सारी चीज़ें चल रही है। बैठ करके 50 साल और हज़ारों साल तक हम किसी चीज़ पे बहस कर सकते हैं। महिला विमर्श, पिछड़ा समाज का जो डिस्कोर्स है, दलित डिस्कोर्स, आदिवासी डिस्कोर्स, कोई आज का डिस्कोर्स नहीं। ये आज़ादी से पहले और अभी तक कैरी ऑन हो रहा है। पर इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन, इसको जब राइट और अधिकार देने की बात आई, जब इसको सही में उसको जगह देने की बात आई, तब हमें कचोट रहा है ये चीज़ें, कई लोगों को कचोट रहा है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई अपर कास्ट ही, जो भी इस थिंकिंग के हैं, ब्राह्मणिकल थॉट के लोग हैं, उन्हें कचोटती है कि आजकल तो बात करने में क्या जा रहा है, बात करके घंटों हम बात कर सकते हैं, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव तो बन सकते हैं। लेकिन मैं उनको ज़्यादा दोषी नहीं मानता जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, उनको तो अपने शोषण की समझ नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो मेन स्ट्रीम में है, वो क्यों जातिवादी हो जाते हैं, जबकि उनको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल का मतलब हम लोग भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि पढ़े लिखे जानकार लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप उनको जानने की कोशिश कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये लोग सच में बहुत ही ब्राह्मणिकल जो फ्यूडल थिंकिंग है इसको कैरी ऑन किए हुए थे। अब जब इनका वही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन का जब बारी आया तब उन्हें नहीं अच्छा लग रहा, उन्हें कचोट रहा है, चुभ रहा है कि ये कैसे हुआ। जब तक नहीं था, जब लोग रोड पे नहीं उतरे थे, जब प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, लोग अधिकारों की मांग नहीं कर रहे थे, हम बहुत प्रोग्रेसिव बन रहे थे। मुझे लगता है एक समाज के तौर पे जो हम भारतीय समाज में रहते हैं वहाँ हमें मज़ा आता है कि मतलब मासेस जो गरीब रहे और कुछ लोग के पास सत्ता रहे, तो वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसी तो सोच नहीं है लोगों की। नहीं, ऐसी सोच मैं ये स्पष्ट तो नहीं बता सकती हूँ कि ऐसा सोच है कि नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे लोग तो हैं।
देखिए आप सड़कों पे बहुत काम करते हैं कास्ट सिस्टम को लेके और SC ST OBC का मान लो, क्या लगता है कुछ कुछ बेहतर बदलाव की उम्मीद लगती है आपको? चूँकि आप लोग हमेशा लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, कुछ बदलाव की उम्मीद दिखती है? देश आज़ाद हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बने, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट दिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक समाज के लोगों को समान पढ़ने लिखने का, बैठने का, उठने का, बोलने का फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, सारे राइट्स हैं। इन राइट्स होने के बावजूद भी जब हम इसको सोसाइटी में देखते हैं तो कंट्राडिक्शन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सोशल वैल्यू से टकरा रहे हैं। सोशल वैल्यू क्या है? वही मनुवादी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, जो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब जब लोग पढ़ना लिखना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, देश आपकी बपौती नहीं है कि जो आप कहेंगे वो मानेंगे। जो देश जो तथाकथित अपने एस्टेब्लिश लोग हैं, वो वर्ग था जो हमेशा से समाज को चलाते आ रहे हैं अपने ढर्रे पे, अब वो लोग उनके ढर्रे पे चलने के लिए तैयार नहीं है। अब वो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, और रिवोल्ट का कई फॉर्म होता है, कहीं वायलेंस का फॉर्म है, कहीं एकेडमिक फॉर्म है, कहीं लेखनी से। और मैं इसको सीधा सीधा जातिवादी उन इसलिए मानता हूँ कि वर्ग ज़्यादा जिम्मेदार है जो लगातार इस सत्ता में बना रहा है और सोसाइटी का लीडिंग रोल में रहा है। नहीं, ये समस्या तो है, लेकिन आप चूंकि इस पर काम करते हैं, आप लोग मिलते रहते हैं, आपने अभी एक आयोजन भी किया था, तो उम्मीद दिख रही है चीज़ें बदलेंगी, लोग बदलने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और जो कुछ लोग हो सकते हैं जो हठधर्मी हो वो भी बदलने की प्रक्रिया से गुजरेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें जो अपर क्लास के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, उसमें कुछ प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनसे बड़ा हमें उम्मीद है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और उससे सताए हुए जो लोग हैं आज वो बहुत डिवीजन है उनके अंदर, मतलब OBC के अंदर बहुत सारा फ्रैक्शन है, दलितों के अंदर इसके समय बहुत सारा फ्रैक्शन है। तो हम लोग अब सारे उन तबकों को यूनाइट कर रहे हैं जो शोषित रहे हैं, और यही अब एकजुट होकर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो वहीं इनको दिक्कत होने लगती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो SC ST OBC के नाम पे अब खालिश राजनीति हो रही है, या सचमुच लोग समाज में बदलाव के लिए भी काम कर रहे हैं? देखिए, दो चीज़ है। एक तो जब हम अभी जो राजनीति हुई है, जो बहुजन आंदोलन हुआ है, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स हुई है, जितने भी सामाजिक न्याय की आवाज़ उठी है, अभी तक तो बदलाव उन्हीं से दिखाई दिया, क्योंकि उन्हीं लोगों ने फैक्ट निकाल करके आपको JNU को हम लोग बताया कि JNU में भी आप OBC का, दलित का प्रोफेसर नाम मात्र के हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, मेन स्ट्रीम जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो दलित समाज से आज 150 सांसद हैं, OBC से सांसद हैं, लेकिन ये सभी पार्टियों में है। तो फिर जब आपका राजनीतिक हिस्सेदारी इतनी ज़्यादा है, फिर सामाजिक हिस्सेदारी क्यों कम होती जा रही है? क्या इसके लिए वो लोग जो राजनीति में सत्ता में आ गए, उनका सरोकार हट गया इन मुद्दों से? नहीं, देखिए, राजनीतिक सत्ता मिल जाने के बाद भी अगर सामाजिक आंदोलन नहीं होंगे, सामाजिक आंदोलन तेज नहीं होंगे, तो आप समाज में बराबरी के काम नहीं किए। मैं कह रहा हूँ वो जो जितनी भी राजनीति है, राजनीति से हम नियम बना सकते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत कानून ला सकते हैं, लेकिन आप समाज में उसको तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं। लेकिन मैं उस समय क्या समझूं, जब गुजरात मेट्रो सिटी के मामले होते हैं, 7 दिन का लंबा गैप होता है, जब तक पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता है, मायावती जैसी एक नेता जो कि पूरे देश में जाना जाता है कि वो दलितों की नेता हैं, और वो जब तक संसद में नहीं बोलती हैं तब तक उस मामले पर एक चुप्पी होती है, और मुझे चुप्पी सबसे ज़्यादा खलती है SC ST OBC सांसदों की। तो इसको कैसे लिया जाए कि जो पूरा ये जो डिस्कोर्स है, पूरा जो ये जो इस पर बहस हो रही है, वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रही है, और उसका सामाजिक जो बदलाव की उम्मीद है वो उससे बिल्कुल लोग कटे हुए हैं? देखिए, एक लेवल पे लोगों का सामाजिक सरोकार होता है, लेकिन जब आप किसी खास पार्टी विचारधारा से बनते हैं तो उस विचारधारा का पर बाउंडेशन होता है। आज उदित राज हो या अठावले हों या जितने OBC और लीडर्स हों, आज जिस खेमे में जाकर बैठे हैं वहाँ उनकी आवाज़ उठाने की औकात नहीं है। ये सच्चाई है। ये भले वो बाहर आकर के कुछ बोलें, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट हम लोग मानते हैं, फील किए हैं लगातार। हम लोग तमाम BJP के जो पिछड़े सांसद उनसे मिले हैं, उनकी आज हिम्मत नहीं है। रोहित वेमुला के केस के बाद उनकी हिम्मत नहीं है कि एक लेटर जो है MHRD को लिख दें कि MHRD के अंदर हायर एजुकेशन में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ध्यान दिया जाए। उनकी हिम्मत नहीं होती है। कहने को बदलाव की पपेट हैं वो, कहीं ना कहीं वो पपेट हैं, उन्हीं ताकतों की गिरफ्त में हैं, इससे उनकी यह ताकत नहीं, साहस नहीं को बोल सकें। तो ये हमारा समाज है, वो धीरे धीरे इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, एक दिन में बदलाव किस नहीं। तरह मतलब आपको लगता है बदलाव तो होने चाहिए, लेकिन मैं उस बदलाव का पक्षधर नहीं हूँ जो एकदम से कछुआ गति से हो। मेरे ये ऐसी मानना है कि आप एक समाज में तभी सामाजिक तौर पे सफल हैं जब आपकी जो बदलाव है वो तीव्र गति से हो, एक बवंडर की तरह हो। क्या आपको लगता है कि अपने समाज में बदलाव की कोई उम्मीद दिख रही है? देखिए, जितने तरीके के एट्रोसिटीज हो रहे हैं उससे बदलाव मुझे, रोहित वेमुला केस हुआ, पूरे देश भर में पिछड़े वर्ग के लोग, पूरे देश भर में वंचित तबके के लोगों ने के अंदर एक जागरूकता आई। जब भी कभी बड़ा कोई आंदोलन उठता है उससे समाज बहुत तेज जो है आंदोलित होता है। जब समाज आंदोलित होता है तो चेतना का प्रसार होता है। मैं कह रहा हूँ कि जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हो रहा था तो एक उस चेतना का भी विकास हो रहा था, लेकिन कैसे उस चेतना के विकास को लोगों ने बड़े सातिराना ढंग से रोक दिया
कमंडल की यात्रा निकाल करके। अब सारा आप क्या उम्मीद देख रहे हैं? आप लोग इतना घूमते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है? आज समाज जो है 40 साल पहले जो समाज था, आज तो वही समाज नहीं है। आज हम आपके सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, देश दुनिया की जो जो दिक्कतें हैं उस पर बहस कर रहे हैं, तो ये 40 साल पहले संभव नहीं था। तो बदलाव तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन एक उसका जो है क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है, कि जिस तरीके से क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्वांटिटेटिव चेंज नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी भी जो है जिस ढंग से नहीं। तो ये सहज है, ये सहज स्पीडअप तब होगा जब इसका एक सामाजिक आधार होगा, वैचारिक आधार होगा। आज जितने तरीके का आंदोलन है उसका बिना वैचारिक आधार को भटक रहे हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि उसको एक सही विचारधारा मिले, सही बदलाव हो, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा सही हो, तब जाकर के उसका एक सही मामले में बदलाव हो। मैं बहुत निगेटिव नहीं होना चाहता, मैं बहुत उम्मीदों से भरा आदमी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बदलाव होते रहेंगे। बस मेरी कोशिश होती है कि ये बहस होती रहे, बात होती रहे, और मैं राजनीतिक डिस्कोर्स का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं नकार रहा, किसी राजनेता को नहीं नकारा, क्योंकि मुझे पता है कि भारत में जब से डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं वो सत्ता के गलियारों से ही आए हैं और वो संसद से ही आया, तो मैं उसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। लेकिन सवाल उन पर भी उठने चाहिए, अगर वो शिथिल पड़ रहे हैं तो उनसे भी सवाल किए जाने चाहिए। और जो हमारे साथ लोग थे जिनसे मैं बात कर रहा था, ये कोई बड़े नाम नहीं है, बड़े चेहरे नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़े चेहरे होते हैं उनके जवाब बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, जिसमें हमेशा सही दिखने की कोशिश की जाती है। और मैं ऐसे लोगों से इसलिए भी बात करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो ग्रास रूट के जो इशूज़ है, जो एक आम आदमी की दिक्कतें हैं, वो लोगों को पता चले, जो एक आम समस्या है वो पता चले। इसलिए मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि इस पूरे डिस्कोर्स को बना के रखा जाए, ताकि जो सामाजिक बदलाव हो रहा है, जो आर्थिक बदलाव हो रहा है और जो राजनीतिक बदलाव हो रहा है, वो हमेशा से गतिशील रहे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।